2005 बड़ा ही डरावना था। जब मैं कटिया चुनाव लड़ने गया तो मुझे कहा गया कि ये तो कारगिल का मैदान आप जीतने जा रहे हैं, क्योंकि उस समय पूरा बिहार जंगल राज से करा रहा था। कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब मुझे सूचना मिली हमने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसके बाद हमने कितना पैरवी का फोन आया 2 दिन में? मेरे पास अभी तक तो हमने कोचिंग के कमाई से हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदा और उसी से हम गांव जाने लगे। जब घूमने लगे तो अचानक हमारे विद्यार्थी परिषद में उस समय हम काम करते थे और विद्यार्थी परिषद के एक्टिविटी में हम शामिल रहते थे। एक दिन अचानक मेरे घर पे स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी आए और उन्होंने आके कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है। कौन फोन करता है कि मिथिलेश जी तैयार हो जाइए, कुर्ता नया पहन के आना है गांधी मैदान? अब एआई का इस्तेमाल करेंगे अपने विभाग में, एआई का मदद लेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और एक बात जान लीजिए, ये मैंने कल ही अपने पहली मीटिंग में कहा है, टोल फ्री नंबर जारी करो। फिर हमने कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू करिए। कोई भी व्यक्ति समस्या लेके आए, सिंगल विंडो सिस्टम पर समस्या रजिस्टर्ड होगी और 1 सप्ताह बाद उसको वहीं से रिजल्ट जाएगा। इतने विकसित इस दुनिया में देश है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मिथिलेश जी आप जाकर देखिए, इतना शानदार है कि बच्चा कोई ना बच्चे के माता पिता को सोचना पड़ रहा है कोई जीवन में क्या करेगा, ना बच्चा को सोचना पड़ रहा है क्योंकि उसको स्कूल में बेस मिल जा रहा है। बिहार का स्थिति क्या है सरकारी स्कूल का ये आप जानते हैं। ये सब सिंगल विंडो सिस्टम, टीचर्स का हायरिंग हम समझ सकते हैं। मिथिलेश जी ऐसा कोई प्लान रखे हैं क्या कि पढ़ाई में क्या ऐसा सुदृढ़ बदलाव हो कि कुछ बेहतर हो सके? जब इस बात की चर्चा चल रही थी कि नई सरकार में मंत्रिमंडल का गठन होगा तो कौन कौन लोग मंत्री बनाए जाएंगे, तब इस बात पर भी चर्चा चल रही थी कि गोपालगंज से आने वाले मिथिलेश तिवारी भी मंत्री बनेंगे। शायद ही मिथिलेश जी और हम लोगों ने सोचा था कि शिक्षा मंत्री जैसा इतना बड़ा जिम्मा इनको दिया जाएगा। और उसके बाद हमको 2005 का कटिया विधानसभा का चुनाव था वो याद आ गया। कैसा था वो 2005 और ये 2026? 2005 बड़ा ही डरावना था। जब मैं कटिया चुनाव लड़ने गया तो मुझे कहा गया कि ये तो कारगिल का मैदान आप जीतने जा रहे हैं, क्योंकि उस समय पूरा बिहार जंगल राज से करा रहा था। और तब मैं फरवरी 2005 का चुनाव लड़ने कटिया गया था और वहाँ 2 बड़े बड़े बाहुबलियों के बीच लड़ाई हो रही थी और उसमें मैं बीच में जा करके और कमल का निशान लेकर के लोगों के पास अपनी भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांत को लेकर मैं चला गया। तब कटिया के लोगों ने कहा नेता अच्छा है लेकिन गलत समय में चुनाव लड़ रहा है। इनाम मिल गया उसका? देखिए उसका इनाम तो मिला। हमारी पार्टी ने सदैव हम पे भरोसा किया। 2005 के फरवरी में मुझे कटिया चुनाव लड़ाया। हाँ, ये बात जरूर है कि उसके बाद 10 साल तक मेरा वनवास हो गया। फिर उसके बाद गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। कटिया भी चला गया गठबंधन में और जहाँ के मैं था बैकुंठपुर वो भी चला गया। फिर 2012 में थावे मैया का कृपा ऐसा हुआ, गठबंधन टूटा, बस हम अंदर चले आए। हमको बैकुंठपुर में हमको टिकट मिला और हम वहाँ के लोगों का आशीर्वाद लेके 15,000 से जीते। 20 में घटना आपको मालूम ही है, एक तरफ बाढ़ की घटना और एक तरफ गठबंधन की घटना ने हम लोगों को 20 में बैकुंठपुर को डुबा दिया। लेकिन हमारी पार्टी ने हम पर विश्वास नहीं छोड़ा। फिर 24 में हमको लोकसभा बक्सर का टिकट मिला। बक्सर जैसे क्षेत्र में लोकसभा का चुनाव लड़ना अपने आप में बड़े गौरव की बात है, लेकिन घटनाओं ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा और कुछ वोट से हम लोग रुक गए। फिर हमारी पार्टी ने 25 में हमको बैकुंठपुर से फिर लड़ाया और ये हमारी पार्टी का दिल है, अपने कार्यकर्ता के लिए धड़कता है। और मुझे जब बैकुंठपुर का मौका मिला तो इस बार बैकुंठपुर की जनता ने बड़ी जोर से धक्का लगा करके और मुझे विधानसभा भेज दिया और हमारी पार्टी ने उसका इनाम दिया और मुझे आज शिक्षा मंत्री का कार्य दे करके और हमें एक बड़ी जिम्मेवारी दी है। कैसे होता है, कौन फोन करता है कि मिथिलेश जी तैयार हो जाइए, कुर्ता नया पहन के आना है गांधी मैदान? हम लोग जानना चाहते हैं। यही तो पार्टी है जिसमें कार्यकर्ता घर में सोया रहता है और उसको फोन आता है नेतृत्व का। कौन किया था? कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब जाओ जनता की सेवा करो। हम पूछेंगे कौन किया था? हमारे यहाँ पार्टी का सिस्टम है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष फोन करके बताते हैं। हमारे यहाँ जो हमारा केंद्रीय नेतृत्व है। नया कुर्ता पहले से था आपके पास? नया पुराना दोनों का मिश्रण हमेशा रखते हैं। कल बोले एक जगह आपकी हमको संतरी बनना था लेकिन पार्टी मंत्री बना दिया। आज भी हम संतरी ही हैं। संतरी इसलिए हैं कि मंत्री हमेशा एयर कंडीशन कमरों में मिलेगा, हम आपको हमेशा सड़क पर मिलेंगे। इसलिए हम संतरी, अपने पार्टी के हम संतरी हैं। जिस दिन ये भाव आ गया हमारे मन में
कि हम मंत्री हो गए, उसी दिन हम खत्म हो जाएंगे। अब आते हैं विभाग पर। बिहार का सबसे बड़ा विभाग मिला है और सबसे बड़ा विभाग का अभिनंदन जो आपका लोग किया वो देखे लिए, पहला प्रतिक्रिया उसी पे दीजिए कि बहुत पिटवा दीजिए। आप ही पिटवाए थे। देखिए, ये तो मेरे लिए दुखद क्षण था कि जब हम सचिवालय के कक्ष में अपना पदभार ग्रहण कर रहे थे तो हमारी जो ताकत है, हमारे विभाग की ताकत है हमारे शिक्षक। और शिक्षक बनने के पहले जो अभ्यर्थी के रूप में वो लोग सड़क पर थे, और सड़क पर थे तो कुछ ऐसी स्थिति बन गई कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया। जब मुझे सूचना मिली, हमने तुरंत हस्तक्षेप किया और उसके बाद हमने इस बात का प्रेस बयान भी जारी किया। माननीय मुख्यमंत्री जी से 4 बजे जाके मिले भी और मिल करके हमने अधिकारियों को कहा कि मंडे को हमारे पास TRE-4 का सारा जो स्थिति है वो सारा स्थिति हमारे सामने ले आके स्पष्ट करिए और हम इसको समयबद्ध कार्यक्रम बना करके और शिक्षकों का बहाली का रास्ता प्रशस्त करेंगे। पटना में कोचिंग पढ़ाते थे क्या आप कभी? हाँ, बिल्कुल करा रहे थे। क्या पढ़ाते थे? हम जब 86 में मैट्रिक पास करके पटना आए तो उस समय हमारे पास बहुत सारे संसाधन नहीं थे। हमारे पिताजी भारत सरकार के CPWD में वो कार्यरत थे और हम लोग 5 भाई बहन थे। सबको पढ़ाने की चुनौती उनके सामने थी। तो पटना में एक राजधानी में रह करके और जो खर्चे के लिए आपके पास पैसे चाहिए उतने पैसे परिवार से मिलते नहीं थे और भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। तो मैंने सोचा कि अगर मैं इंटरमीडिएट में पढ़ रहा हूँ तो क्यों नहीं मैट्रिक के बच्चों को पढ़ाया जाए। तो हम 3 दोस्तों ने मिलकर के, एक सिवान का लड़का था, एक लड़का नालंदा का था और एक मैं, हम 3 दोस्तों ने मिलकर के शास्त्री नगर में कोचिंग खोला। हमने कहा कि भाई कोई ब्लैक बोर्ड की व्यवस्था करे, कोई बेंच की व्यवस्था करे, कोई टीचर की व्यवस्था करे और हम लोग अपने कॉलेज में जितने ब्रिलियंट स्टूडेंट थे उस सब का एक टीम बनाए हम लोग और हम लोग कोचिंग चलाना शुरू किया। और आप विश्वास नहीं करिएगा, 400-400 बच्चे पढ़ते थे हम लोगों के अंदर एक साथ अलग अलग पाली में, अलग बैच में। हाँ। और हम लोग पढ़ाते थे और उससे पैसे कमाते थे और कमा करके अपने लिए भी कि आगे हम पढ़ सकें। लेकिन अब उसी बीच में चूंकि ये तो लीडरशिप का काम है, आप कोचिंग खोल के चला रहे हैं बिना व्यवस्था के, तो धीरे धीरे जो अंदर में जो एक नेतृत्व क्षमता थी वो बाहर आ गई। और उसके बाद बहुत सारे लोगों को शौक रहता है कि उनके माता पिता उनको मोटरसाइकिल खरीद के दें। हमको भी ये शौक आया उस उम्र में, तो हमने हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदा पिताजी को। हाँ, खरीद करके मेरे पिताजी कहे कि हम तुम्हारे खरीदे हुए मोटरसाइकिल से गाँव जाना चाहते हैं। तो हमने कोचिंग के कमाई से हीरो होंडा मोटरसाइकिल खरीदा और उसी से हम गाँव जाने लगे। जब घूमने लगे तो अचानक हमारे विद्यार्थी परिषद में उस समय हम काम करते थे और विद्यार्थी परिषद की एक्टिविटी में हम शामिल रहते थे। एक दिन अचानक मेरे घर पे स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी आए और उन्होंने आके कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना है। और मैंने 15 दिन इसमें लिया। मैं राजनीति में जाना नहीं चाहता था उस समय तक। हम स्वतंत्र काम करना चाहते थे, विद्यार्थियों के बीच काम करना चाहते थे, कोचिंग चलाते थे। मन में भय लगता था कि अगर हम राजनीति में चले गए तो ये जो बच्चे हैं विभिन्न दलों के समर्थक हैं, पता नहीं हमारे यहाँ पढ़ने आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर भी एक ऐसी परिस्थिति बनी और नवीन जी का ऐसा प्यार था कि अंत में हमको भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना पड़ा। और तब से 1990 से और आज तक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं। और ये मेरे साथ ऐसी स्थिति आई कि जब मैं भारतीय जनता पार्टी में आया तो स्वर्गीय नवीन किशोर सिन्हा जी ने उंगली पकड़ के भाजपा में हमको शामिल किया और आज जब मंत्री बना तो उनके सुपुत्र और हमारे आज के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी ने मुझे मंत्री बनाने मंत्री बनने का अवसर प्रदान। दुनिया गोल है ना, जो मिथिलेश तिवारी कोचिंग पढ़ाते थे वो अब पूरा बिहार को पढ़ाएंगे। हाँ, अब तो शिक्षा से हमारा चूंकि नाता रहा है और शिक्षा को हमने मैंने कहा, साफ कहा, मैं शिक्षा मंत्री हूँ तो मैं पहले छात्र के रूप में शिक्षा विभाग को देखूंगा, फिर मैं अभिभावक के रूप में देखूंगा, फिर मैं सचिवालय में बैठे अधिकारी कर्मचारियों के रूप में देखूंगा और फिर मैं एक आवेदन हाथ में लेकर और बरसों से सचिवालय का चक्कर काट रहा है एक इंसान को भी देखूंगा कि उसको कितनी समस्याएं आती हैं और तब मैं शिक्षा मंत्री के रूप में इसका निदान करूंगा। इस बात के लिए आश्वस्त हम लोग हो जाएं कि DMSP का बच्चा लोग सरकारी विद्यालय में मिथिलेश जी के रीजन में पढ़ लेगा? आप विश्वास नहीं करिएगा, अभी मैं DPS स्कूल में 20 स्कूलों के बच्चों का एक कंपटीशन था और उस कंपटीशन में मैं प्राइज बांटने गया था। और हमारे भाषण को मंगा लीजिए, मैंने वहां क्या बोला है। हमने कहा है कि शिक्षा और संस्कार साथ साथ चलेंगे और जो संस्थान शिक्षा के क्षेत्र में
बड़ा नाम कर गए हैं, उनकी ये जिम्मेवारी है, नैतिक जिम्मेवारी, कि वो छोटे संस्थानों को आगे निकाल के लाएं। और सरकार पीपीपी मॉडल लागू करेगी शिक्षा क्षेत्र में, हम बीओटी बेसिस पर बढ़ाएंगे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें इन सबका मदद लेंगे। और साथ साथ जो 25% गरीब बच्चों को ऐसे विद्यालयों में पढ़ाने की जो सरकार की योजना है, वो कितनी धरातल पर है, उसको देखने के लिए भी आज हम गए थे। अच्छा, 3 दिन से कितना लोग का फूल लिए होंगे अभी तक आप? पहले दिन ही हमको लगता है कि 8-10 हजार हमारे कार्यकर्ताओं ने हमको लगातार आकर के और हमको शुभकामना दिया, और इस मामले में मैं भाग्यशाली हूँ। मैं बिहार के हर जिले में मैंने काम किया है, नीचे तक के कार्यकर्ताओं से मेरा सीधा संबंध है, और उसके आधार पर हमको काम करने में भी सुविधा होगी। और दूसरा, इतना बड़ा परिवार का हमारा सदस्य है। ये हमारे बिहार में जो 14 करोड़ की आबादी है, हर घर में हमारा एक सदस्य है, तो स्वाभाविक है हमारे पास भीड़ रहेगी ही रहेगी। कितना पैरवी का फोन आया 2 दिन में? मेरे पास अभी तक एक भी पैरवी का फोन नहीं आया। अभी तक नहीं आया, और इसलिए नहीं आया कि सबको मेरा मिजाज मालूम है और हमने कहा है कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि पैरवी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सुचारू रूप से सब काम सुचारू रूप से चलेगा। अब एआई का इस्तेमाल करेंगे अपने विभाग में, एआई का मदद लेंगे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और एक बात जान लीजिए, ये मैंने कल ही अपने पहली मीटिंग में कहा है, टोल फ्री नंबर जारी करो। फिर हमने कहा है कि सिंगल विंडो सिस्टम लागू करिए, कोई भी व्यक्ति समस्या लेके आए, सिंगल विंडो सिस्टम पर समस्या रजिस्टर्ड होगी, और 1 सप्ताह बाद उसको वहीं से रिजल्ट जाएगा। और जो पदाधिकारी इसमें बाएं दाएं करेंगे, उन पदाधिकारियों को मैं दंडित करूंगा। दूसरा, हमने कहा एक यहाँ पर कॉल सेंटर बनाइए, टोल फ्री नंबर दीजिए पूरे बिहार में। कोई व्यक्ति पूर्णिया बैठा है, किशनगंज बैठा है, आरा बैठा है, वो वहीं से अपनी समस्या के लिए फोन करेगा, और यहाँ जो 10 लोगों की टीम होगी, वो वहाँ के डीओ से बात करेगा, बीओ से बात करेगा, और समस्या ऑन स्पॉट उसका समाधान करेगा। और फिर हमने कहा है कि कागज की दुनिया से इस विभाग को निकालना है। इतना पत्रांक में ये नियम, उस पत्रांक में ये नियम, हमने कहा कि ये नहीं चलेगा, एकदम सीधा नियम बनेगा। और जब भी घुमाने वाले नियम होंगे, तो ये जनता घूमती रह जाएगी, बिहार पिछड़ जाएगा। बैकुंठपुर गए कि नहीं? बैकुंठपुर जाएंगे, 1-2 दिनों के अंदर जाएंगे। पटना के हो जाएंगे मिथिलेश जी, या बैकुंठपुर के ही हैं? मिथिलेश जी हमेशा गांव के ही रहेंगे, और आप विश्वास करेंगे, जब भी मैं अभी गोपालगंज जाऊंगा, तो रात्रि विश्राम मैं अपने घर में ही करने वाला हूँ। गांव में ही करेंगे, गांव के लोगों के साथ मिलेंगे, गांव के लोगों से बात करेंगे। उसी गांव ने तो हमको विधायक बनाया था, आज हम मंत्री बने। तो बैकुंठपुर हमारे लिए तपोभूमि के समान है, और हमारा कर्म क्षेत्र भी है और जन्म क्षेत्र भी है। तो बैकुंठपुर को और गोपालगंज को कैसे छोड़ेंगे? माँ थावे भवानी का आशीर्वाद लेके लगातार काम करते हैं। आखिरी सवाल, जितने भी विकसित इस दुनिया में देश है, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम मिथिलेश जी आप जाकर देखिए, इतना शानदार है कि बच्चा कोई ना बच्चे के माता पिता को सोचना पड़ रहा है कोई जीवन में क्या करेगा, ना बच्चा को सोचना पड़ रहा है, क्योंकि उसको स्कूल में बेस मिल जा रहा है। बिहार का स्थिति क्या है सरकारी स्कूल का, ये आप जानते हैं। ये सब सिंगल विंडो सिस्टम, टीचर्स का हायरिंग हम समझ सकते हैं। मिथिलेश जी, ऐसा कोई प्लान रखे हैं क्या कि पढ़ाई में क्या ऐसा सुदृढ़ बदलाव हो कि कुछ बेहतर हो सके? देखिए, एक बात तो तय है, कोई भी शिक्षा मंत्री यहाँ डंडे के जोर से बिहार को नहीं बदल सकता। जब तक लोग उसके विचार से नहीं जुड़ेंगे, उसकी भावना के साथ अपने को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे, तब तक बिहार नहीं बदलेगा। और ये बिहार हमारा जो है, ये एक बुजुर्ग व्यक्ति जयप्रकाश नारायण जी ने एक बदलाव का नारा दिया, और पूरा बिहार उनके पीछे चल पड़ा, और यहाँ से जो आवाज उठी, पूरे देश में क्रांति हुई, आपको भी मालूम है। ये वह बिहार है। तो इस बिहार को के शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए हमने भी कुछ सोच रखा है, और उसके लिए हम आगे बढ़ने वाले हैं। आने वाले दिनों में शिक्षा को आंदोलन बनाएंगे बिहार में, और बिहार के हर व्यक्ति को उसके साथ जोड़ेंगे। जब कोई भी शिक्षक अपने को सरकारी कर्मचारी से ऊपर सोचना शुरू करेगा, तो उसको अपने कर्तव्य का बोध होगा। और हमारे जो शिक्षक हैं, उनको जब गुरु का दर्जा हमारा समाज देने लगेगा, हमारे विद्यार्थी देने लगेंगे, तो गुरु शिष्य परंपरा स्थापित हो जाएगी, और शिक्षा संस्कार के साथ बढ़ेगा। तब हमको ध्यान में रहेगा कि हमारी शिक्षा मैकाले पद्धति नहीं है, हमारी शिक्षा गुरु शिष्य परंपरा की है, और उसी पर आगे बढ़ना है। चलिए मिथिलेश जी, मेरा नाम प्रशांत राय है, बहुत बहुत धन्यवाद।